हाय स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर 6 ये हम कर चुके हैं यूट्यूब पे। तो आज यहाँ पर कुछ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ। हमने ई एक्शियल और ई इक्वेटोरियल पढ़ लिया है, दैट इज सिलेक्टिव इंटेंसिटी ऑन एक्शियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन हम कर चुके हैं। आज इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैं आपको एक रिलेशन बताने वाला हूँ बिटवीन एक्शियल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्शियल पॉइंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, वी नो ई एक्शियल लाइन पे अगर मैं एक डाइपोल की बात करूं तो डाइपोल की एक्शियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इट इज ट्वाइस पी अपॉन 4πε0 इनटू आर क्यूब। फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली अगर मैं इक्वेटोरियल लाइन की बात करूं तो इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने निकाली थी इक्वेटोरियल इक्वल्स टू पी अपॉन 4πε0 इनटू आर क्यूब। सेकंड इक्वेशन। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट हमें क्या मिलेगा, ई एक्शियल इज बेसिकली, देखिए अगर मैं यहाँ पे इन दोनों में देखूं तो एक्चुअली ई एक्शियल जो है ये 2 टाइम्स दिस फैक्टर है एंड दिस फैक्टर इज बेसिकली ई इक्वेटोरियल। ओके, सो ई एक्शियल इक्वल्स टू 2 टाइम्स, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं इट इज 2 टाइम्स द ई इक्वेटोरियल। इट मीन्स अगर मैं डाइपोल के सेंटर से, जैसे इस फिगर में देखिए, इस फिगर में मैंने यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर कर लिया है। ओरिजिन जो है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का वो डाइपोल का सेंटर है। दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। सेंटर से एल डिस्टेंस इस तरफ लिए, एल डिस्टेंस इस तरफ लिए। अगर मैं एक्शियल लाइन पे सेंटर से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लेता हूँ, ए पॉइंट, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो वैसे ही अगर सेंटर से आर डिस्टेंस पे इक्वेटोरियल लाइन पे कोई पॉइंट लेता हूं ए डैश, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्शियल के हाफ होगी। इट मींस अगर यहां पे आर डिस्टेंस पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्शियल लाइन पे, तो इक्वेटोरियल लाइन पे आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हाफ हो जाएगी। ओके, ऐसे बोलो कि अगर यहाँ पे E/2 है, यहाँ इसके डबल हो जाएगी 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स E/2 कर लो, ई आंसर आ जाएगा। तो यहां से ऐसे लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज ई इक्वेटोरियल और ई इक्वेटोरियल इक्वल्स टू ई एक्शियल बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए इन दोनों इक्वेशंस में और क्या कंसेप्ट है कि इन दोनों इक्वेशंस में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। दैट इज, चाहे एक्शियल लाइन की बात करूं चाहे इक्वेटोरियल लाइन की बात करूं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। इट मींस अगर मैं जैसे यहाँ पे डिस्टेंस आर ले रहा हूँ, यहाँ पे आर डिस्टेंस ले रहा हूँ, मैंने एक वैल्यू लेट कर दी, यहाँ पे ई है, तो यहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन पर E/2 हो जाएगी। ओके, अगर मैं इस डिस्टेंस को ट्वाइस आर कर देता हूँ, ठीक है, डिस्टेंस को डबल कर दें, अगर डिस्टेंस को डबल कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ट्वाइस आर का क्यूब, इट मीन्स 8r क्यूब हो जाएगा, 8 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर मैं डिस्टेंस को एक्शियल लाइन पे ट्वाइस आर कर देता हूँ तो यहाँ पर इस बी पॉइंट पर, यहाँ पे मैंने बी पॉइंट लिया है, तो इस डाइपोल के सेंटर से इस बी पॉइंट तक ट्वाइस आर डिस्टेंस है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 8 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। ओके, अब मैंने बोला कि जो इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ई एक्शियल बाय 2 होगी। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर भी ट्वाइस आर डिस्टेंस लेता हूँ इक्वेटोरियल लाइन पर किसी बी डैश पॉइंट पर, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इक्वेटोरियल पॉइंट है ये, यहाँ पर एक्शियल के हाफ होने वाली है। एक्शियल भी कितनी है ट्वाइस आर डिस्टेंस पे E/8, इसका हाफ कर दूं, इट मीन्स इट बिकम्स E/16। सो ट्वाइस आर डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन किसी बी डैश पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E/16 हो जाएगी। दैट इज हाफ ऑफ द ई एक्शियल। जो एक्शियल लाइन पे ट्वाइस आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके हाफ हो जाएगी। अब डिस्टेंस को अगर 3 टाइम्स कर दें, दैट इज 3r का क्यूब, इट मीन्स 3 का क्यूब करोगे तो 27 आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर सी पॉइंट पर सेंटर ऑफ द डाइपोल से 3r डिस्टेंस पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E/27 होगी। और अगर यही कंसेप्ट हम इक्वेटोरियल लाइन पे लगाएं 3r डिस्टेंस पे, तो यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E/54 हो जाएगी। ओके, कैसे, यहाँ पे E/27 है तो इक्वेटोरियल पे हाफ ऑफ द ई एक्शन होगी, हाफ ऑफ द ई एक्शन मीन्स E/27 डिवाइड बाय 2, दैट इज E/54। ओके, ऐसे अगर मैं 4r डिस्टेंस ले लूं
तो यहाँ पर ई बाई 16 हो जाएगा, क्योंकि 4r का क्यूब करेंगे तो 64 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड जो 4r डिस्टेंस पे यहाँ पे है, तो 4r डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सल के हाफ होगी। इट मीन्स एक्सल पे ई बाई 64 है, डिवाइड बाई 2 कर दो, E अपॉन 128। ओके स्टूडेंट्स, अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल क्या है देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्मॉल डाइपोल at a distance r from the center of dipole on x line is E. Find the distance of the equatorial line to have same electric field. देखिए एक कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, इस कंसेप्ट को ध्यान से सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक डाइपोल कंसीडर किया है, जैसे अभी मैं बता चुका हूँ आपको, इसका ओरिजिन जो इसका डाइपोल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है। अगर यहाँ से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ओके, एक्स लाइन पर, तो इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितने डिस्टेंस पर E होगी। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे r डिस्टेंस पर देखूं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ हो जाएगी। और एक कंडीशन और याद रखनी है कि जैसे हम डाइपोल के सेंटर से एक्स एक्सिस पे एक्सल लाइन पे या इक्वेटोरियल लाइन पे मूवमेंट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डिक्रीज होती है। जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी। इट मींस अगर मैं देखूं कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सल लाइन पे, अगर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे इक्वेटोरियल लाइन पे चाहिए तो वो डिस्टेंस r से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ज्यादा होगा, अगर फॉर एग्जांपल वो ट्वाइस r हो जाता है फॉर एग्जांपल लेट इट बी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो E बाई 16 होने वाली है। मींस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है, तो बढ़ेगी कहाँ, क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ है, तो ज्यादा कहाँ होगी, वो थोड़ा सा कम डिस्टेंस पे होगी। तो मान लीजिए कि मैं r डैश डिस्टेंस लेता हूँ, r डैश इज द डिस्टेंस ऑन द इक्वेटोरियल लाइन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट डिस्टेंस r ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सल लाइन। पर एक्सल लाइन पर जो बात करूं, एक्सल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस पर E है, तो इक्वेटोरियल लाइन पर वो मैंने r डैश डिस्टेंस कंसीडर कर दिया। ओके, अब सुनिएगा, देखिए फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करूं तो E एक्सल इज बेसिकली ट्वाइस P ऑन 4/7 इनटू r क्यूब। r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है मान के चलते हैं, और ये वैल्यू E है फॉर एग्जांपल। ओके, लेट r डैश इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन where electric field is A. Now where electric field is same as that on axle line, okay, that is E axial equals to E इक्वेटोरियल। ओके, लेकिन कंपेयर करिए E इक्वेटोरियल की वैल्यू होगी कितनी, बट E इक्वेटोरियल इज बेसिकली, ये कितनी वैल्यू होगी, क्योंकि हमने डिस्टेंस कितना लिया r डैश, E इक्वेटोरियल E एक्सियल सेम है, ये बेसिकली E के बराबर होगी, है ना। तो E इक्वेटोरियल की वैल्यू होगी कितनी, P अपॉन 4/7 इंटू r डैश का क्यूब। इसको फर्स्ट इक्वेशन रख लीजिए, ये वाली इक्वेशन फर्स्ट रख लीजिए, और ये वाली इक्वेशन सेकंड रख लीजिए। अब ये दोनों तो बराबर है, इट मींस E एक्सल और E इक्वेटोरियल दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों इक्वेशंस को। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके चले तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, देखिए। तो कंपेयरिंग और इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, इनमें कॉमन फैक्टर्स कट जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आएगा ट्वाइस P अपॉन 4/7 इंटू r क्यूब इक्वल्स टू P अपॉन 4/7 इंटू r डैश का क्यूब। P कैंसिल, 4/7 कैंसिल, और 2 अपॉन r क्यूब इक्वल्स टू 1 अपॉन r डैश क्यूब। हमें r डैश चाहिए, तो r डैश क्यूब इक्वल्स टू r क्यूब बाय 2, और r डैश इक्वल्स टू क्यूब रूट of r cube by 2, that is r upon cube root of 2. This is the required answer.
ओके स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट जो है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए अभी तक हमने एक्शन लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, उसकी वैल्यू निकाली, दूसरा इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, उसकी वैल्यू निकाली, और कंपैरिजन भी उनका कर दिया, उनका रिलेशनशिप कर दिया। अब बात करते हैं एट एनी पॉइंट। देखिए अगर मैं डाइपोल की बात करता हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ये कंसेप्ट बहुत समझने वाला है, क्योंकि यहां से हम एक्शन लाइन और इक्वेटोरियल लाइन जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशन आएगी हमारे पास, वहां से हम एक्शन और इक्वेटोरियल लाइन दोनों की एक्सप्रेशन ड्राइव भी कर सकते हैं। सो अब अगर मैं बात करूं एक्शन लाइन की, फॉर एग्जांपल ये पी पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर मैं देखूं तो पी वेक्टर एक्शन लाइन की जब बात करते हैं, ये आ गया ई एक्शन एंड हियर इज वैल्यू प्राइस P1 into RQ, ये एक्शन लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो OP, जो OP लाइन है, ये R डिस्टेंस ले लेते हैं, ये जो OP लाइन है यहाँ पर ये OP लाइन P वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रही है, OP एंड P वेक्टर मेक्स थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। यहाँ पे P वेक्टर OP दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। इट मीन्स एक्शन पॉइंट जो होता है पी वेक्टर के रिस्पेक्ट में, मतलब पी वेक्टर और ओपी लाइन में देखो, पी आ गया एक्शन पॉइंट, ठीक है, ओपी और पी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। और अगर यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस होगी। इट मींस ई वेक्टर एंड पी वेक्टर इनके बीच में भी एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब अगर मैं क्या करता हूं, इस ओपी लाइन को यहां से रोटेट करके ऐसे ले आता हूं, ये पॉइंट आ गया। इट मींस अगर मैं इस पी पॉइंट को यहां से यहां पे लाता हूं तो समझ लीजिए ओपी लाइन जो होगी इसने रोटेशन कितनी की, थीटा एंगल पे रोटेशन की। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, अब सुनिए, अब मैं क्या करूंगा, अब ये जो ओपी लाइन है ये वाली, ओके, अब ना ये एक्शन लाइन है ना ये इक्वेटोरियल लाइन है। अब मैं पी वेक्टर का एक कंपोनेंट लूंगा, क्योंकि अगर ये थीटा एंगल है और ये पी वेक्टर है, तो पी वेक्टर की बात करूं अगर मैं, इस पी वेक्टर और ओपी लाइन के बीच में थीटा एंगल है, इट मींस पी वेक्टर का जो ए कंपोनेंट होगा पी कॉस थीटा, कौन सा, पी कॉस थीटा। ये देख लीजिए यहाँ पे मैंने पी वेक्टर के कंपोनेंट ले लिए, पी कॉस थीटा एंड पी sin थीटा। पहले आप इस कंपोनेंट की बात करते हैं। अब देखिए अगर मैं देखूं पी वेक्टर जो है वो ओपी के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ओपी के अलोंग कौन सा कंपोनेंट जा रहा है, पी कॉस थीटा, ठीक है। अब सुनिए, मैंने पहले क्या कंडीशन बताई थी कि जब ये पी पॉइंट एक्सल पे था, ठीक है, तो ओपी और पी वेक्टर के बीच में एंगल कितना था, 0 डिग्री, मतलब डाइपोल मूवमेंट और ओपी के बीच में एंगल 0 डिग्री था। इट मींस अब मैं इस लाइन की अगर बात करता हूं तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये है, क्योंकि मैं कॉस थीटा कंपोनेंट ले रहा हूं, तो पी कॉस थीटा और ओपी इनके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। इट मींस ये पी पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, दिस पी पॉइंट इज बेसिकली एक्शन पॉइंट फॉर विच कंपोनेंट, फॉर कॉस कंपोनेंट ऑफ द डाइपोल मूवमेंट। ओके स्टूडेंट्स, इट मींस जब हम एक्शन पॉइंट की बात करते हैं, ओपी लाइन और पी वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है, और ई वेक्टर और पी वेक्टर के बीच में भी एंगल 0 डिग्री होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट के बीच में भी एंगल 0 डिग्री होता है। इट मींस अगर इस लाइन, ये जो लाइन है, डाइपोल मूवमेंट अगर इसकी लॉन्ग है तो ये पी पॉइंट एक्शन पॉइंट है। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो कॉस कंपोनेंट की होगी। सो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मान के चल लेते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब सुनिए, ये पॉइंट एक्शन था, एक्शन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है ट्वाइस पी अपॉन 4πε0 इंटू RQ, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन हमने यहाँ पे क्या, कौन सा कंपोनेंट लिया, पी ने लिया है, पी कॉस थीटा लिया है, इट मींस इट बिकम्स पी कॉस थीटा। सो इस पी पॉइंट पर मेन फिगर आपकी ये है जो आपने शो करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E1, इट इज बेसिकली ट्वाइस पी कॉस थीटा अपॉन 4πε0 इंटू RQ। ओके स्टूडेंट्स,
आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ चुका हो। अगर समझ नहीं आया हो तो थोड़ा सा इसको रिवाइंड कर लीजिए। आप यहाँ से दोबारा ये जो मैंने फिगर शो की ये वाली फिगर इसको दोबारा समझ लीजिए, ठीक है, समझ आ जाएगा आपको। अब बात करते हैं कौन सा पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट। ओके, अब देखिए एक फिगर शो कर रहा हूँ, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, दिस इज इक्वेटोरियल लाइन। अगर सेंटर से एक आर डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट लेता हूँ, ये पी पॉइंट, अब यहाँ पे ओपी लाइन और पी वेक्टर के बीच में एंगल देखना है, दिस इज पी वेक्टर। जैसे यहाँ पे ओपी और पी वेक्टर के बीच में एंगल 0 था, यहाँ पे ओपी एंड पी वेक्टर के एंगल के बीच में एंगल कितना बेटा, 90 डिग्री। देख लीजिए, दिस इज ओपी लाइन एंड दिस इज पी वेक्टर एंड एंगल इज 90 डिग्री। अब दूसरी कंडीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल देखिए, डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पर एक्सल लाइन तो इस डायरेक्शन में होती है। आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। इट मीन्स जब पी पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट होगा वहां पर ओपी और पी वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पी वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा दैट इज 180 डिग्री। अब ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इक्वेटोरियल। ओके, इसकी वैल्यू कितनी होती है, पी अपॉन 4πε0 इंटू आर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, अब सुनिए ध्यान से। अब अगर मैं इसकी बात करूं, ये पी पॉइंट, ये जो ओपी लाइन है, इस ओपी लाइन को यहां से इस तरफ ले जाता हूं, इट मीन्स ये पी पॉइंट यहां कहीं आ जाता है। ओके, जैसे यहां देख लीजिए, यहां से ओपी लाइन को ऐसे ले गया था तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे चली गई थी, ठीक है। अब अगर मैं इस ओपी लाइन की बात करूं, ये ओपी लाइन इक्वेटोरियल लाइन है, कौन से कंपोनेंट के लिए, पी साइन थीटा कंपोनेंट के लिए, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट। देखिए एक आगे पी कॉस थीटा, उस कंपोनेंट के लिए, पी कॉस थीटा कंपोनेंट के लिए पी पॉइंट एक्शन पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गई, और दूसरा है पी साइन थीटा। तो पी साइन थीटा कंपोनेंट के लिए अब देखिए पी साइन थीटा और ओपी के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ओके, इट मींस दिस पी पॉइंट इज बेसिकली इक्वेटोरियल पॉइंट फॉर विच कंपोनेंट, फॉर पी साइन थीटा कंपोनेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब दूसरी कंडीशन लगाइए यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड और पी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। इट मींस अगर यहाँ पे डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। ओके, देखिए यही इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ओपी लाइन ऐसे थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी, इट मींस यहाँ पे एंगल 90 है। अगर इस ओपी लाइन को यहाँ से रोटेट करा के इधर ले गया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ से इधर चलेगी, यहाँ पे एंगल 90 होगा। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, इस डायरेक्शन में। ओके, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी, इसको E2 ले लेते हैं, होगी कितनी, यही वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बस कंडीशन आएगी कि P की जगह क्या लेना है, P साइन थीटा कंपोनेंट लेना है। इट मींस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी P साइन थीटा अपॉन 4πε0 इंटू आर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर इस P पॉइंट पर जैसे यहाँ पे शो किया है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E2, इसको मैं लाइट कर दूंगा, दिस E2 इज बेसिकली ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिख देनी है। ओके, सो ये कंसेप्ट हो गया हमारा। हमने क्या किया, एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों लाइंस को इकट्ठा कर दिया। यहाँ से ये लाइन को ऐसे ले गए, यहाँ से ये लाइन को ऐसे ले गए, इट मींस दोनों लाइंस को, जो एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन थी, दोनों को क्लब करके एट एनी पॉइंट वाली कंडीशन हमने ले ली। अब सुनिए, अब अगर मैं बात करता हूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बेसिकली कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पी पॉइंट पर इस कंपोनेंट के हिसाब से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेके चल रहे हैं, ठीक है, और इस कंपोनेंट के हिसाब से ये पी पॉइंट एक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 2 टाइम्स द डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट कौन सा लेना है, कॉस कंपोनेंट अपॉन 4πε0 इंटू आर क्यूब। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। Similarly, E2 for this component, P sin theta component, this OP line is on the equatorial and P sin theta और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 180 डिग्री होगा। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, डाइपोल मोमेंट P sin theta 2 टाइम्स नहीं आएगा क्योंकि इक्वेटोरियल पॉइंट है, अपॉन 4πε0 इंटू आर क्यूब। इक्वेशन नंबर सेकंड। बस क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। बेसिकली ये एक जनरल केस है, हम कोई न्यूमेरिकल नहीं कर रहे। तो यहाँ पर E1 और E2 दोनों की वैल्यू हमने लिख दी। मुझे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए एक्चुअली। देखिए मैं आप फिगर से समझा देता हूँ। मान लीजिए ये डाइपोल है, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है इस तरह से। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट है,
ठीक, मैं यहाँ पे जैसे मैंने कंडीशन ले ली, दिस इज सेंटर ऑफ द डाइपोल, यहाँ से पी पॉइंट यहाँ पे लेके चलता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब सुनिए ध्यान से, इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, दिस इज बेसिकली रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन एक्चुअली होगा क्या, इस पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेंगी, एक जो इवन इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी डायरेक्शन ऐसे लेके चलेंगे, और एक होगी E2 इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी डायरेक्शन ऐसे लेके चलेंगे। ये दोनों बेसिकली हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 इनके बीच में एंगल कितना है 90। तो रिजल्टेंट कैसे लिया जाएगा, पैरेललोग्राम लॉ यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। सो रिजल्टेंट इज अलोंग द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली E वेक्टर, दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं यहाँ पे इस फिगर में कुछ पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ, दिस इज पॉइंट C, D and F. Okay, this is A point minus Q charge, this is B point plus Q charge. आपने यही फिगर देखनी है मेन। सो ये वाली फिगर्स मैं सारी मिटा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ये फिगर्स आपने नहीं लेनी है। अब देखिए, कुछ नहीं करना, using parallelogram law in parallelogram PDFC, so we get the resultant electric field E equals to under root E1 square plus E2 square plus 2 times E1 into cos of 90। डायरेक्ट लिख दूंगा क्योंकि E1 और E2 के बीच में 90 एंगल है, और यहाँ पे एक एंगल हम लेके चलेंगे अल्फा। दिस अल्फा इज बेसिकली द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर विद E1, दैट इज जो एक्शन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेके चलते हैं, और E इक्वल्स टू अंडर रूट, दिस इज 0 E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट, ध्यान से सुनिएगा, E1 E2 दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज ट्वाइस P cos थीटा अपॉन 4 बाई सेल नॉट इंटू आर क्यूब, प्लस E2 की वैल्यू, E2 इज P sin थीटा अपॉन 4 बाई सेल नॉट इंटू आर क्यूब। ओके, और E विल इक्वल्स टू, देखिए इन दोनों टर्म्स में कुछ चीज कॉमन है, यहाँ पर भी सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, इन दोनों टर्म्स में कुछ चीज कॉमन है, P अपॉन 4 बाई सेल नॉट आर क्यूब, P अपॉन 4 बाई सेल नॉट आर क्यूब, ये कॉमन ले लीजिए, P अपॉन 4 बाई सेल नॉट इंटू आर क्यूब। ये अगर मैं कॉमन फैक्टर लेता हूँ तो यहाँ पे स्क्वायर भी हम कॉमन ले लेंगे, एंड हियर इज 2 cos थीटा का स्क्वायर, 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस sin थीटा का स्क्वायर, दैट विल इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है और रूट है, स्क्वायर रूट इस टर्म का कैंसिल हो जाएगा, इट बिकम्स P अपॉन 4 बाई सेल नॉट आर क्यूब अंडर रूट, देखिए 2 cos थीटा का स्क्वायर, इट बिकम्स 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में, और E इक्वल्स टू P अपॉन 4 बाई सेल नॉट आर क्यूब अंडर रूट, हम इसको थोड़ा तोड़ के लिखते हैं, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब ये टर्म वन हो जाएगी, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, विच इम्प्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट अराउंड an electric dipole is E equals to P upon 4 by epsilon naught r cube under root 3 cos square theta plus 1। okay, this is the magnitude, जो डायरेक्शन निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ E वेक्टर। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, tan ऑफ द एंगल कंसीडर करते हैं। सो मैं यहाँ पे ट्राइंगल लूंगा PDF, डायरेक्ट tan ऑफ द अल्फा, क्योंकि मैंने पहले बता दिया अल्फा एंगल जो है वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है E1 के साथ, so tan of alpha will equals to FD upon PB। What is FD? FD is basically, देखिए length of the vector represent the magnitude, it means FD, पहले मैं PD की देख लेता हूँ, PD is basically E1 and FD और DF is basically PC and PC is E2, so it becomes FD is E2 and PD is basically E1। तो E1 और E2 की दोनों की वैल्यूज यहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूट कर लेनी है। सो क्या वैल्यूज हैं देखिए, और tan ऑफ अल्फा विल इक्वल्स टू
E2 is basically P sin theta upon 4 pi epsilon naught into r cube whole divided by E1 is basically twice P cos theta upon 4 pi epsilon naught into r cube. ओके, ये टर्म कैंसिल, यहाँ से P और P कैंसिल, दैट इज 1/2 sin theta upon cos theta, which implies tan of alpha equals to 1/2 tan of the theta angle. ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा देखिए, स्पेशल केसेस में फर्स्ट पॉइंट ले रहा हूँ कि अगर ये P पॉइंट एक्सल लाइन पे लाई करता है, इट मीन्स जैसे हमने पहले लिया था कि ओपी लाइन को यहाँ शिफ्ट कर रहे थे थीटा एंगल पे, अब इस ओपी लाइन को वापस शिफ्ट करेंगे। इट मीन्स अगर मैं इस ओपी लाइन को वापस शिफ्ट करूंगा तो ये E1 भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगा। ओके, इफ पॉइंट P लाइज ऑन एक्सियल पॉइंट देन थीटा इज 0, यहाँ पे थीटा 0 हो जाएगा, एक्सियल पॉइंट पे थीटा 0 होता है ओपी और पी वेक्टर के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और पी वेक्टर के बीच में थीटा 0 डिग्री होता है। देयरफॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर मैं इस ओपी लाइन को यहाँ ला रहा हूँ तो जो ई और E1 है, बेसिकली ई और E1 के बीच में थीटा एंगल है इस पोजीशन पर। ओके, थीटा एंगल सॉरी अल्फा एंगल यहाँ पे, तो अगर मैं इस ओपी लाइन को यहाँ शिफ्ट करूंगा तो ई जो है वो E1 के साथ जाके मर्ज करना शुरू कर जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इट मींस अल्फा 0 हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे। देयरफॉर E इक्वल्स टू P अपॉन 4 pi epsilon naught r क्यूब अंडर रूट 3 cos थीटा का स्क्वायर था, थीटा इज 0, cos 0 का स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं प्लस 1, cos 0 इज 1, 3 प्लस 1 इज 4, और E इक्वल्स टू P अपॉन 4 pi epsilon naught r क्यूब अंडर रूट 3 प्लस 1 रूट 4 is 2, which implies electric field is P upon twice P upon 4 pi epsilon naught into r cube, रूट 4 2 आ जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू इन द एक्शन लाइन, यही वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो डायरेक्शन देखें, सिमिलरली tan ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 1/2 tan ऑफ थीटा, तो डायरेक्शन कैसे मिल जाएगी 1/2 tan ऑफ थीटा, एंड थीटा इज बेसिकली 0, व्हिच इंप्लाइज tan अल्फा और tan अल्फा इक्वल्स टू tan 0 is 0, which implies अल्फा इक्वल्स टू 0 डिग्री। tan ऑफ द एंगल 0 कब होता है, जब एंगल 0 डिग्री होता है। ओके, सो ये एक केस बन गया। सो सेकंड केस जो है, पॉइंट P लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन, अगर पॉइंट P इक्वेटोरियल लाइन पे होगा, सिंपल सी बात, इक्वेटोरियल लाइन पे थीटा कितना लिया था हमने 90 डिग्री, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स, करिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, E will equals to P upon 4 pi epsilon naught r cube अंडर रूट 3 cos 90 का स्क्वायर, बिकॉज cos 90 इज 0, सो यहाँ पे 0 टर्म ले लीजिए, विच इम्प्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इज P अपॉन रूट 1 बचेगा, रूट 1 इज 1, P अपॉन 4 pi epsilon naught into r cube, दिस इज द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो हमने ये भी हम टर्म पढ़ चुके हैं, ये एनी पॉइंट वाला कंसेप्ट था, यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि हम एट एनी पॉइंट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से हम क्या निकाल सकते हैं, हम इक्वेटोरियल लाइन वाला कंसेप्ट भी निकाल सकते हैं। और लास्ट जो है सिमिलरली tan ऑफ अल्फा, हमने डायरेक्शन देखनी है, अगर इस P पॉइंट को इस OP लाइन को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे लाएंगे, दैट इज कौन सी लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे, तो बेसिकली क्या होगा, ये E जो होगा वो E2 के साथ जाके मर्ज कर जाएगा। तो अगर मैं इस लाइन को यहाँ से इधर शिफ्ट करता हूँ, E2 एंड E will act along same direction, मतलब इनकी डायरेक्शन सेम हो जाएगी। इट मींस E1 ऐसे आ जाएगा इस डायरेक्शन में, तो E1 और E के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ से देख लेते हैं कैसे, tan ऑफ अल्फा इक्वल्स टू tan ऑफ 90 एंड tan 90 इज इनफिनाइट, और tan अल्फा इज बेसिकली इनफिनाइट, इट मींस which implies alpha is basically 90 डिग्री। सो इस पोजीशन पे, इस पॉइंट पर इक्वेटोरियल लाइन पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और E1 इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाता है स्टूडेंट्स 90 डिग्री हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, यहाँ से हम एक्चुअल और इक्वेटोरियल लाइन दोनों निकाल सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नया करेंगे। थैंक यू वेरी मच।